Now, so debt funds. Debt fund is what? It's a fixed income bearing securities. First, remember this. It's a fixed income bearing securities. मतलब डेट में आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलता है. इक्विटी शेयर्स ऐसा नहीं है कि वेरिएबल इनकम है, बराबर है. जैसा मार्केट परफॉर्म करेगा वैसा आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ग्रो होगा, ऐसा कुछ नहीं. इधर ऐसा नहीं है. डेट फंड है, आपको एक फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज के बेसिस पे, बराबर है, फिक्स्ड इनकम मिलेगा. मतलब फिक्स्ड इनकम मिलेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाएगा कि इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा आपको, बराबर है, इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा. बट इसमें भी साइड बाय साइड मार्केट का अफेक्ट होता है. मार्केट अफेक्ट करता है, कैसे करता है वो देखेंगे हम लोग. ठीक है. सो व्हाट इज डेट फंड्स? डेट फंड पहले तो सबसे पहला याद क्या रखना है आपको? डेट फंड इज अ फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज. व्हाट इज डेट फंड? It's a fixed income bearing securities. Got it? The very first point you have to remember it. What? That debt fund is a very what? Debt fund is what? Fixed income bearing securities. Okay, got it? Now, these funds means debt funds. Debt funds invest in rated debt, fixed income securities. बराबर है. अब डेट फंड क्या करता है? इन्वेस्ट किस में करता है? रेटेड डेट. रेटेड डेट मतलब जिसका रेटिंग्स अच्छा है. ऐसा नहीं कहीं भी पैसा लगा दिया, कहीं भी पैसा लगा दिया, बाद में पता चला पैसा डूब गया, तो क्या करेगा बाबा? पैसा डूब गया तो फिर जो डाला है वो भी नहीं मिलेगा ना यार, है कि नहीं? सो दीज फंड इन्वेस्ट इन व्हाट? रेटेड डेट, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लाइक व्हाट? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स. सुना है ना सब? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाया. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिपेंड्स. ठीक है. डिबेंचर्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर में, एंड अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. और जो भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप पैसा लगा सकते हो, बराबर है. मालूम पड़ा? और उसके ऊपर अगर आपको फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, बराबर है, कोई फिक्स रिटर्न मिल रहा है आपको इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, बराबर है, तो दोज आर व्हाट? क्या हो गया? क्या है? डेट फंड्स ही है ना, बराबर है. अभी तो इसमें ऐसा भी फॉर्म हो सकता है कि भाई आपने इन्वेस्ट किया 50, आपको मिलेगा 54, तो एक फिक्स रिटर्न डिसाइड हो जाता है कि 4000 का जो डिफरेंस है वो आपको एज ए इनकम मिलेगा. ठीक है. आज डिस्काउंटिंग पे खरीद लो, बाद में इन फ्यूचर ले लेना 54, राइट. तो फिलहाल तो डेट फंड में क्या होगा? आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता ही है. जैसे बॉन्ड्स है तो 6% बॉन्ड, 7% बॉन्ड, डिबेंचर है तो 10%, 11%, लाइक दैट. ठीक है. तो वहां एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है, राइट. सो रिमेंबर इट. डेट फंड इज व्हाट? फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज, एंड दीज फंड्स इन्वेस्ट इन रेटेड बाउंड, रेटेड debt, fixed income securities like what? Corporate bonds, debentures, government securities, all that. Got it? So ये पहला slide है वो एकदम basic slide है, which you all have to remember it. Yeah. Features of debt funds में. Now features of debt fund में, first feature is what? These funds provide regular and steady income to investors. Yes. अरे भाई अगर इसमें पैसा डाला है आपने, इसमें इन्वेस्ट किया डेट फंड में, तो आपको एक रेगुलर और स्टडी इनकम मिलेगा. यू विल गेट रेगुलर एंड स्टडी इनकम. समझा? सो दीज फंड्स प्रोवाइड व्हाट? रेगुलर एंड स्टडी इनकम टू whom? Investors. Got it? And these fund is best suited for medium, means these fund, that is debt fund, best suited for the medium to long term investors. ये किसके लिए ज्यादा सुटेबल है? जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है ना, उनके लिए ये बेस्ट सूटेड है. हु आर रिस्क एवर्स, जिनको रिस्क लेने से ज्यादा मजा नहीं आता, उनको रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता, उनको रिस्क है तो इश्क है वाला डायलॉग पसंद नहीं आता, तो वो लोग क्या करते हैं? फिर इक्विटी शेयर में कम जाते हैं. वो लोग क्या करते हैं? डेट फंड्स में ज्यादा आते हैं. बिकॉज हु आर रिस्क एवर्स एंड सीकिंग रेगुलर एंड स्टडी इनकम. वो रिस्क एवर्स है, रिस्क लेने से थोड़ा कतराते हैं कि भैया हमको रिस्क नहीं लेना रे बाबा, नो रिस्क, हमको रिस्क से थोड़ा दूर रहना है, थोड़ा दूर रहना है. और इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क है. रिस्क तो इधर भी है बट इक्विटी मार्केट से कम रिस्क है ना, है कि नहीं? एंड सीकिंग व्हाट? रेगुलर एंड स्टडी इनकम. उनको रेगुलर और स्टडी इनकम धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम है वो चाहिए, रेगुलर और स्टडी इनकम मांगता है, right? So that is why debt fund is what? Best suited for the medium to long term
investors. Okay, this is suited, best suited for the what? Medium to long-term investors. Remember it. So these funds provide regular and steady income that is best suited for our what? The medium to long-term investors who are risk averse. Okay. And third point is what? Third point basic है, general. That is less risky. अरे रिस्क कम है as compared to equity fund से कम रिस्क है इसमें, right? That is why third point is what? Less risky. What? Less risky when compared with equity funds. Got it? अगर आप कंपेयर करोगे इक्विटी फंड से तो इसमें तो रिस्क कम है ना यार, है कि नहीं? So less risky when compared to, compared with equity funds. Get it? Now क्या बोलता है बेटा? कैपिटल एप्रिसिएशन आर लिमिटेड इन सच फंड. भाई देखो अभी डेट फंड है, एक तो रिस्क नहीं ले रहे हो तो रिटर्न्स भी ज्यादा कैसा मिलेगा? देखो हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये फंडा याद रखने का हमेशा. भाई रिस्क जहां ज्यादा लोगे रिटर्न भी उधर ज्यादा मिलेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा उधर, बट आपको हाई रिस्क लेने का वो जज्बा होना चाहिए. तो हाई रिस्क ऐसा नहीं किधर भी आग में कूद जाओ, ऐसा नहीं करने का, सोच समझ के जाने का. बराबर है? सोच समझ के एनालिसिस करने का, स्टडी करने का. बराबर है? ऐसा नहीं आग लगाए जाओ कूद जाओ, नहीं, वो तो बेवकूफी है, समझे कि नहीं? वैसा नहीं करने का, राइट? तो सोच समझ के मार्केट को सोचने का, समझने का, एनालिसिस करने का, उसके बाद कहीं भी आप इन्वेस्ट करने का. ठीक है? कैपिटल अभी देखो इसमें क्या है, डेट फंड में क्या है, कैपिटल एप्रिसिएशन लिमिटेड होता है इन सच फंड. भाई इक्विटी में कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा ग्रोथ मिलता है आपको क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो. अगर वो फंड बढ़ गया तो अच्छा खासा ग्रोथ होगा, आपका पैसा डबल ट्रिपल आराम से हो जाएगा. बराबर है? बट डेट फंड में कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है, लिमिटेड होता है. समझा? मालूम पड़ा? फिर एक तो फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज है तो कैपिटल एप्रिसिएशन तो लिमिटेड ही होगा ना यार. अब डेट फंड्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन द इक्विटी इन्वेस्टमेंट. यस, कॉमन सी बात है यार, डेट फंड है तो डेट फंड्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन द इक्विटी फंड, ये भी एक फीचर्स हो गया. एंड व्हाट? इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी. इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी. लिक्विडिटी भी देता है कि भाई आपको जब पैसे की जरूरत है आप निकाल लो, कोई टेंशन नहीं. देखो इक्विटी मार्केट में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है, लिक्विडिटी तो उधर भी है बट सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है, समझो आपको कल पैसे की जरूरत पड़ गई, कल छोड़ो आज ही ले लो, आज ही ले लो यार, कल की बात कौन देखता है, कल का कौन देखता है, आज ही कर लो. आज आपको एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई, भगवान ना करे ऐसी कभी किसी को इमरजेंसी आए, नाम नहीं लूंगा, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, पर्सनल रीजन से कोई भी बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई और आपको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, 5 लाख. आपने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ठीक है, और आज मार्केट इतना डाउन हो गया है कि वो जो आपने 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके रखा है इन्वेस्टमेंट, उस पोर्टफोलियो का वैल्यू जो आपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख, उसका वैल्यू आज मार्केट इतना डाउन है नहीं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, फिलहाल होता है ना, डाउन होता ही है ना, तो आज फिलहाल डाउन नहीं है आज के हिसाब से देखे तो, लेकिन एक एग्जांपल के बेसिस पे अगर आज मार्केट डाउन हो गया और उसका पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया, समझो इतना डाउन हो गया मार्केट सॉरी, उसका पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया 1 लाख. कितना हो गया? 1 लाख. समझा? अब बताओ मुझे 5 लाख का उसका पोर्टफोलियो, उसका इन्वेस्टमेंट है और उसको आज ही पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसका पोर्टफोलियो वैल्यू कितना हो गया? 1 लाख. क्या करेगा बेटा? क्या करेगा? और उसके पास कोई मीडियम सोर्स, कुछ भी सोर्स है नहीं, क्या करेगा? 5 लाख की जरूरत है, बराबर है. अब क्या करेगा? क्या ऑप्शन है उसके पास? देखो पहला ऑप्शन तो ये है कि वो 4 लाख का लॉस कर ले, अपना 1 लाख रुपया निकाले, फिर भी उसका कुछ होने वाला नहीं है. देखो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है इसमें, आपके पास 5 लाख रुपया है बट आज मार्केट डाउन होने की वजह से आपका जो पैसा है वो 1 लाख हो चुका है, बराबर है. तो देख रहे हो इक्विटी मार्केट में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है, लिक्विडिटी मिलता है आपको बट जो भी मार्केट रेट चल रहा है उसके बेसिस पे आपको पैसा मिलेगा. तो 1 लाख रुपए मिलता है यार, 1 लाख रुपीस
आज निकालोगे तो 1 लाख रुपए मिलेगा। मतलब आपको 4 लाख का लॉस तो अलग चीज है, बराबर है। नॉर्मली देखा जाए तो 4 लाख का लॉस प्लस आपका जो गोल्स है, जो भी आपका जो कंटिजेंसी है वो भी फुलफिल नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो क्या करने का वो टाइम पे, भाई मत छुओ पैसे को, 5 लाख को, वो जो 1 लाख है मत निकालो, रहने दो, कहीं दूसरी जगह से अरेंजमेंट करो, समझे कि नहीं। वो 1 लाख से तो आपका कुछ होने वाला नहीं, आपको मिनिमम 5 लाख की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करोगे आप, वो 1 लाख को रहने दो, मार्केट कल परसों जैसा भी है इन फ्यूचर वो ऊपर जाएगा, रिकवर करेगा, तो रिकवर करेगा तो उसमें आपका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। बट अभी के लिए आपको कुछ दूसरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इक्विटी मार्केट में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है, समझा, मालूम पड़ा। हाँ, पैसा अगर अच्छा मार्केट रिकवरी, मतलब मार्केट ग्रोथ अच्छा है, और अभी तो एक साइड देखा ना आपने, वन साइड देखा, ठीक है। अब सेकंड साइड देखते हैं। 5 लाख की जरूरत है, दूसरे बंदे को 5 लाख की जरूरत है, और उसने जिस शेयर में इन्वेस्ट किया है, समझा, उसने जहां इन्वेस्टमेंट किया है उसका वैल्यू, ठीक है, 5 लाख का उसने भी इन्वेस्टमेंट किया, उसका जो पोर्टफोलियो आपका वैल्यू दिखा रहा है वो दिखा रहा है 8 लाख रुपीज। कितना दिखा रहा है, 8 लाख रुपीज। खाली नेगेटिव साइड नहीं देखने का, पॉजिटिव भी देखने का ना, समझा कि नहीं। नेगेटिव साइड के साथ साथ पॉजिटिव भी देखने का। तो रिस्क है ना, तो रिस्क में दोनों हो सकता है ना, रिवॉर्ड मिलेगा या तो ज्यादा या तो कम। दूसरे बंदे को भी 5 लाख की जरूरत है, कुछ मिस हैपनिंग हो गई है आज के दिन, और उसने देखा अरे पोर्टफोलियो मेरा, इक्विटी पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट मेरा 5 था, बट आज वैल्यू कितनी है, 8 लाख। तो 8 लाख निकाल सकता है वो, 8 लाख निकाल लेगा, खत्म, समझा कि नहीं। वो बेनिफिट में है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, समझा कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है, और होता भी है, ऐसा कुछ नहीं, होता भी है, ठीक है। तो याद रखने का, तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इक्विटी मार्केट में भी लिक्विडिटी है, बट आपको जो भी पैसा जब निकालोगे उस टाइम का जो रेट है उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, खत्म, बस जैसा मार्केट चल रहा है उसके बेसिस पे आपको पैसा मिलेगा, फिनिश, गेम ओवर, ठीक है। बट डेट में ऐसा नहीं है, ठीक है। डेट में एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट ये सब रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है। तो याद रखना। तो ये सारे अपने क्या हो गए बेटा, फीचर्स ऑफ डेट फंड्स के पॉइंट्स हो गए। बट चलो याद रखो क्या क्या हो गया, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेट फंड, कम ऑन टेल मी एवरीवन। सबसे पहला फीचर्स है, ध्यान से सुनो, हाँ, प्रोवाइड रेगुलर एंड स्टडी इनकम टू इन्वेस्टर्स। सेकंड, बेस्ट सूटेड फॉर व्हाट, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। थर्ड वन, लेस रिस्की है। फिर कैपिटल एप्रिसिएशन लिमिटेड है। और फिर क्या बोल रहा है, डेट फंड्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल है। ये क्या है, स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू इक्विटी। और इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, व्हाट, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। तो ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, माइंड में फिक्स होना चाहिए, समझा कि नहीं समझा, याद रखने का। तो स्टूडेंट्स सी हियर, द डेट मींस टू मेन टाइप्स ऑफ रिस्क इन डेट फंड। देखो दो मेन टाइप्स ऑफ रिस्क क्या है डेट फंड में। सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट रिस्क है, दिख रहा है इधर, और दूसरा है क्रेडिट रिस्क। ये टू मेन टाइप्स ऑफ रिस्क है डेट फंड्स में, इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क है क्या, क्या है, देखो इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में क्या बोलते हैं आपको, इट इज द रिस्क ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू ड्यू टू चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बराबर है। मतलब ये क्या है बेटा, इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब इट इज द रिस्क ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। लो, इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से रिस्क हो जाएगा। अब सुनो, लाइक जैसे बॉन्ड्स आपका क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो देखो वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन इंटरेस्ट रेट। वैल्यू ऑफ बॉन्ड जैसे चेंज इन इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड अफेक्ट होता है, यस। एज इंटरेस्ट रेट राइजेस, as interest rate rises, yeah, as interest rate rise, bond prices fall and vice versa। अरे सर क्या बोल रहे हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस फॉल कैसा होगा, ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना दिमाग में, आ रहा है कि नहीं। अरे सर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड कैसे कम होगा, ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में। तो बताता हूं मैं, सुनो अभी समझो। संयम के पास बॉन्ड है 1 लाख रुपीस का, उसने बॉन्ड खरीदा है 1 लाख रुपीस का,
और उस बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट है, समझो एज्यूम करते हैं हम लोग इंटरेस्ट रेट है 6%। कितना परसेंट है? 6%। ध्यान से सुनना, बराबर है? क्या बोला मैंने? संयम के पास एक बॉन्ड है जिसमें उसने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपीस का, और उस बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है उसको? इंटरेस्ट रेट है 6%। ठीक है, बराबर है? मालूम पड़ा? अब देखो, अब समझो मार्केट में इंटरेस्ट रेट राइज हो गया, 6 से कितना हो गया? 8% हो गया। कितना हो गया? 8%। 6% था, अब कितना हो गया? 8%। अब क्या बोल रहा है इधर? थियरी क्या है इंटरेस्ट रेट रिस्क में? कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का वैल्यू कम हो जाएगा। अरे सर कैसे यार? लेकिन चलो बता दो। अब संयम के पास देख लेना, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, 6% का इंटरेस्ट रेट था। अब बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट समझो मार्केट में बढ़ा, लेकिन संयम ने जो इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख का, वो तो 6% के हिसाब से किया, उसको तो 6% इंटरेस्ट ही मिलेगा, है कि नहीं? समझो संयम ने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, तो उसको 5 साल तक तो भाई नॉर्मल सी बात है 6% ही मिलने वाला है कि नहीं? लेकिन अब क्या हो गया? बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। मतलब अब जो नए लोग खरीदेंगे बॉन्ड, बराबर है, समझो बॉन्ड का एक फेस वैल्यू ले लेते हैं 100 रुपीज का, 100 रुपीज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू सबको पता है ना? ठीक है, 100 रुपीज समझो, एक एग्जाम्पल देता हूँ, फेस वैल्यू 100 रुपीज, छोटा सा एग्जाम्पल, 100 रुपीज का फेस वैल्यू है। ठीक है, बराबर है? अब देखो संयम को तो 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब कोई नया बंदा जो मार्केट से बॉन्ड खरीदेगा, उसको 100 रुपीज में बॉन्ड मिलेगा, लेकिन उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 8% मिलेगा। कितना मिलेगा? 8%। बराबर है कि नहीं? तो अब क्या होगा? अगर संयम को अपना बॉन्ड बेचना है, अगर संयम अपना बॉन्ड सेल करना चाहे, तो वो क्या 100 रुपीज फेस वैल्यू में सेल कर सकता है क्या? वो नहीं कर सकता। सामने वाला क्या बोलेगा? सामने वाला बोलेगा भाई संयम, मैं तेरा बॉन्ड 100 रुपए में लूंगा तो मेरे को 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, तेरे बॉन्ड पे तो 6% इंटरेस्ट लिखा है, तो मैं तेरा बॉन्ड 100 रुपए में क्यों लूं? मेरे को मार्केट में अभी जो इशू हो रहा है उसमें 100 रुपए में मेरे को 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं तेरा क्यों खरीदूं यार? तो संयम बोलेगा हाँ ये तो बात बराबर बोला यार तू, ये तो बात सही है, तेरी दम है बात में। तो एक काम कर, संयम ने बोला ठीक है यार मेरे को पैसे की जरूरत है, चल तू मेरा बॉन्ड है 95 में ले ले जा, 95 में ले ले, 95 में। तो संयम को क्या करना पड़ रहा है? अपना बॉन्ड का जो वैल्यू है, फेस वैल्यू समझो 100 रुपीज है, उसको क्या करना है? प्राइस कम करके बेचना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं तो जो पब्लिक है वो कोई भी बंदा उसका बॉन्ड क्यों खरीदेगा? क्योंकि अगर संयम का बॉन्ड खरीदेगा तो संयम के बॉन्ड पे तो 6% इंटरेस्ट ही मिलेगा ना उसको, तो संयम का बॉन्ड क्यों लेगा? वो मार्केट में 100 रुपए डाल के 8% इंटरेस्ट रेट का बॉन्ड नहीं ले लेगा, बराबर है? वो मार्केट में 100 रुपया वही डाल के उसको 8% मिलेगा एवरी ईयर, तो वो क्यों नहीं खरीदेगा वो? तो इसलिए वो डायरेक्टली कंपैरिजन करके बताएगा संयम देख ले, मैं मार्केट में सेम पैसा डाल के 100 रुपीज डाल के मेरे को 8% इंटरेस्ट मिलेगा, वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है ना। अब मैं अगर तेरा बॉन्ड खरीदेगा 100 रुपए का, तो मेरे को तो 6% ही मिलेगा, क्योंकि आपके बॉन्ड के ऊपर तो 6% इंटरेस्ट है कि नहीं? वो भी 5 साल तक। तो संयम ने सोचा अरे हाँ यार अब मेरा बॉन्ड कैसा बिकेगा, तो संयम को अपना प्राइस कम करना पड़ेगा बॉन्ड का, तो ही बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा, कोई खरीदेगा नहीं फिर। समझा? इसलिए यही पॉइंट है, एज इंटरेस्ट रेट राइजेस बॉन्ड प्राइस विल फॉल। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब जस्ट अपोजिट। अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो संयम का बॉन्ड का प्राइस बढ़ा देगा, तो बोलेगा वाह इंटरेस्ट रेट क्या हो गया? कम हो गया। समझो इन अपोजिशन या इन कॉन्ट्रवेंशन टू दैट, एक दूसरा एग्जांपल लो कि अगर समझो मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गया, 4% हो गया, 4%, तब तो संयम को चांदी हो गई ना। अब संयम का तो कितना है बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6% है। अब संयम क्या बोलेगा? अब तो भाव बढ़ा देगा अपने बॉन्ड का, बोलेगा भाई मेरा बॉन्ड खरीदना है तो मेरे को 110 रुपया दो सब लोग, 110 फेस वैल्यू के हिसाब से, है कि नहीं? तो लोग देंगे उसको, क्योंकि पता है कि संयम का जो बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 6% है, मार्केट में जाएगा तो 4% ही मिलेगा अपने को, तो संयम से खरीद लेंगे, उसको ज्यादा पैसा देके उसका बॉन्ड खरीद के फिर 6% इंटरेस्ट कमाएंगे, दैट्स इट।
समझा? मालूम पड़ा? तो वही थियरी है ये, मालूम पड़ा? वही थियरी है, मालूम पड़ गया? तो हमेशा याद रखना बेटा कि अगर इंटरेस्ट रेट राइज हुआ तो बॉन्ड प्राइस क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। बॉन्ड प्राइस क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा? इट डिक्रीजेस एनएवी, इट विल डिक्रीजेस व्हाट? एनएवी ऑफ द डेट म्यूचुअल फंड स्कीम। बॉन्ड प्राइस विल फॉल, तो बॉन्ड प्राइस फॉल होगा तो नॉर्मल सी बात है, इट विल डिक्रीजेस एनएवी ऑफ द डेट म्यूचुअल फंड स्कीम। और एग्जांपल देखो, यही एग्जांपल मैंने बताया अभी, खाली एग्जांपल में संयम का नाम लिया है, बाकी इधर तो नॉर्मल एग्जांपल वही सेम कुछ है, बराबर है? सो लॉन्ग टर्म डेट, अभी देखो जितने भी लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसमें इंटरेस्ट रिस्क ज्यादा होता है। इंटरेस्ट रिस्क क्या होता है बेटा? ज्यादा। अब बोलोगे कैसा ज्यादा सर, काय को ज्यादा? अरे भाई, अगर तुम बॉन्ड एक साल का चलो, एक 3 इयर्स का आपने समझो बॉन्ड लिया, तो वो 3 इयर्स तक आप ब्लॉक रहोगे ना वो इंटरेस्ट रेट में 6%। अभी 10 साल का लिया तो 10 साल तक आपको 6% ही मिलेगा, ब्लॉक हो जाओगे उधर। मार्केट में अगर समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तब तो आपका पोपट हो जाएगा ना, बोलेगा अरे यार 10 साल तक मैं ब्लॉक हो गया उधर, बराबर है कि नहीं? तो वो चीज है। तो जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म रहेगा उतना इंटरेस्ट रेट रिस्क ज्यादा रहेगा। समझा? मालूम पड़ा? चलो, किसी को नहीं समझा तो बोलो, पूछ सकता है मेरे से, क्योंकि ये पॉइंट समझने वाला ही पॉइंट है, इसमें कुछ रट्टा नहीं मार सकता है बेटा। वो पूरा मार्केट के ऊपर रहता है संयम, समझा कि नहीं? मार्केट के ऊपर पूरा रहता है। नॉर्मली देखा जाए ना, वो एवरेज ही होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, बाद में वो एवरेज हो जाता है। समझा? वो उसका एवरेज कॉस्ट बेनिफिट आता ही है, एवरेज। समझा? तो कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। तो नॉर्मली जनरली देखा गया है कि बढ़ता है, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद कम भी होता है, तो वो एवरेज इफेक्ट पड़ जाता है। समझे कि नहीं? तो पूरा मार्केट कैसा चल रहा है उसके बेसिस पे ही होता है ये, मालूम पड़ा? समझा? पूरा मार्केट ही है सेम, जैसा मार्केट परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे सब कुछ होता है। इधर इधर भी वही चीज है, मालूम पड़ा? फाइनली देखा जाए तो एवरेज करेगा, अगर कैलकुलेशन करेगा तो एवरेज ही मिलेगा आपको। ठीक है? चलो, किसी को डाउट है इंटरेस्ट रेट रिस्क में तो पूछ सकता है। समझ गया ना? इंटरेस्ट रेट रिस्क पक्का? तो याद रखना, अगर इंटरेस्ट रेट राइज हुआ तो बॉन्ड प्राइस फॉल हो जाएगा, बराबर? इंटरेस्ट रेट राइज हुआ तो क्या होगा? बॉन्ड प्राइस फॉल, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब जस्ट अपोजिट। समझ गया ना? मालूम पड़ा? तो एग्जांपल भी दिया मैंने, संयम का एग्जांपल दिया कि संयम के पास एक बॉन्ड था, फेस वैल्यू उसकी 100 थी, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया मार्केट में, 8% हो गया, बराबर है? तो संयम को अगर अपना बॉन्ड बेचना है तो वो 100 रुपए में नहीं बेच सकता, क्योंकि कोई पब्लिक खरीदेगा ही नहीं, बराबर है? अगर पब्लिक खरीदेगा संयम का बॉन्ड 100 रुपए में, बराबर है, तो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 6% ही है ना सिर्फ। तो पब्लिक क्या बोलेगा? संयम में तेरा बॉन्ड क्यों लो यार, तेरे मेरे हमको तो आपका बॉन्ड पे सिर्फ 6% इंटरेस्ट मिलेगा, और मार्केट में वही 100 रुपए डालेगा तो हमको 8% मिलेगा, तो हम आपका बॉन्ड क्यों ले? तो संयम बोलेगा बात तो सही है, तो एक काम करता हूँ, मैं अपने बॉन्ड का प्राइस कम कर देता हूँ, 95 कर देता हूँ, अब तो लोगे? तो बोलेगा हाँ अब बराबर है, अब दे दो। तो ये सब चीज है बेटा, यही फंड है। तो दैट इज व्हाट इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्या बोलते हैं इसको बेटा? दिस इज व्हाट नोन एज इंटरेस्ट रेट रिस्क। व्हाट डिड एवरीवन? पक्का? लॉक कर दो? चलो, तो बच्चों ये याद रखना। हाँ, अब उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क तो ठीक है, सॉरी। अब देखो, आपने देख लिया इंटरेस्ट रेट रिस्क, अब सेकंड रिस्क कौन सा है? क्रेडिट रिस्क है। क्या बेटा? क्रेडिट रिस्क। नाउ व्हाट इज क्रेडिट रिस्क? क्रेडिट रिस्क होता क्या है? क्रेडिट रिस्क इज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, risk of default, risk of losing the capital and the interest, बराबर है? क्रेडिट रिस्क क्या है बेटा? रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है, रिस्क ऑफ लूजिंग द कैपिटल। नॉर्मल सी बात है ना, क्रेडिट रिस्क मतलब आपका पैसा डूब सकता है ना, बराबर है? पैसा तो डूबा है, इंटरेस्ट भी डूब गया, और क्या? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसा मिल ही नहीं रहा है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट किधर से मिलेगा? ठीक है, राइट? तो क्रेडिट रिस्क इज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, रिस्क ऑफ लूजिंग द कैपिटल एंड इंटरेस्ट। नहीं तो कभी कभी क्या इंटरेस्ट देते रहते हैं, कैपिटल प्रिंसिपल का पता ही नहीं चलता, वो प्रिंसिपल मिलता ही नहीं, बोलते हैं इंटरेस्ट दे दे के थोड़ा उसका मुंह बंद रखते हैं बस। ठीक है? सो अ क्रेडिट रिस्क इज व्हाट? रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, रिस्क ऑफ लूजिंग द कैपिटल
एंड द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है भाई, रिस्क, अगर ऐसे रिस्क आएंगे तो इसकी वजह से एनएवी अफेक्ट होता है कि नहीं, म्यूचुअल फंड का एनएवी तो अफेक्ट होगा ही, बराबर है। तो एनएवी वुड बी नेगेटिवली अफेक्टेड इफ द इंस्ट्रूमेंट इन विच स्कीम हैज इन्वेस्टेड मेक्स अ डिफॉल्ट। जिसमें म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है, अगर वही स्कीम डिफॉल्ट में हो गया, डिफॉल्ट कर दिया, तो भाई एनएवी तो अफेक्ट होगा ही, म्यूचुअल फंड का एनएवी अफेक्ट होगा। दैट्स इट। सो इफ debt fund invested in large and diversified debt scheme, then loss can be set off, but in a small debt scheme loss can hit badly to investors in debt scheme। ठीक है, the fund manager regularly checks credit rating changes in the portfolio। ठीक है बेटा, अब देखो फंड मैनेजर को क्या करना चाहिए, हमेशा जो क्रेडिट रेटिंग है, जो भी डेट स्कीम के, जो भी डेट फंड है, उसके क्रेडिट रेटिंग भी उसको चेक करने चाहिए, बराबर। क्या क्रेडिट रेटिंग है, कैसा चेंज हो रहा है, मालूम पड़ा, क्रेडिट रेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। अब जो डिफॉल्ट करेगा उसका रेटिंग्स भी कम होगा ना, तो ऐसे सिक्योरिटीज में आप मत डालो, या फिर ऐसे डेट फंड में आप पैसा मत डालो, बराबर है, नहीं तो डिफॉल्ट होगा। समझे कि नहीं, क्या होगा, डिफॉल्ट होगा। अब क्या बोलता है देखो, अगर डेट फंड ने इन्वेस्ट किया है, डेट फंड इन्वेस्टेड इन लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड डेट स्कीम में इन्वेस्ट किया है, तो डाइवर्सिफाइड होता है ना कभी भी आपका अगर फंड, तो आपका लॉस एक बार सेट ऑफ कर सकते हो आप, बराबर है। बट डाइवर्सिफाइड है ही नहीं, स्मॉल डेट स्कीम में किया, तो अगर डिफॉल्ट हो गया तो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना, डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइवर्सिफाई करो कि एक जगह लॉस हो गया तो दूसरी जगह से सेट ऑफ हो जाए, बराबर है कि नहीं। तो क्रेडिट रिस्क इज ऑल्सो व्हाट बेटा, इट्स अ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, लूजिंग द कैपिटल एंड इंटरेस्ट, बराबर है। वो सामने वाले डिफॉल्ट कर दिया, मतलब आपका पैसा भी डूब गया, इंटरेस्ट भी डूब गया, सब कुछ डूब गया। इसकी वजह से एनएवी नेगेटिवली अफेक्ट होता है। इसलिए फंड मैनेजर को क्या करना पड़ता है, रेगुलरली चेक करना पड़ता है कि क्या है, रेटिंग्स क्या है, जहां हम जिस डेट फंड में पैसा लगा रहे हैं उधर का रेटिंग्स क्या है, कैसा रेटिंग्स है, एवरीथिंग दे हैव टू चेक इट आउट। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क। प्राइसिंग ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट स्कीम, ये भी वही है ना, द वैल्यू ऑफ डेट सिक्योरिटी विद डिफरेंट मैच्योरिटीज चेंजेस व्हेन मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंजेस। मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंजेस मतलब price sensitivity means what, prices of securities are more sensitive to increase in market interest rate, बराबर है। प्राइस सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज आर मोर सेंसिटिव टू इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट। अभी देखा ना आपने, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बॉन्ड का प्राइस कम हो गया, है कि नहीं। और मेच्योरिटी के ऊपर भी होता है, जितना लॉन्ग टर्म टाइम रहेगा बॉन्ड का उतना ज्यादा रिस्क होगा, इंटरेस्ट का रेट उतना ज्यादा होता है। और शॉर्ट टर्म रहेगा, जैसे देखो अगर कोई भी सिक्योरिटीज है, डेट सिक्योरिटीज अगर 1 ईयर में मेच्योर हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होता है, बराबर है, इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होता है। तो फर्स्ट मेच्योरिंग इन 1 ईयर मार्केट इंटरेस्ट रेट राइजेस, तो होल्डर ऑफ सिक्योरिटी कुड क्विकली री इन्वेस्ट इन हायर रेट सिक्योरिटी, बराबर है। तो जो जितने भी शॉर्ट टर्म पीरियड के उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होता है, बराबर है। अगर समझो इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ गया, तो शॉर्ट टर्म का ही पीरियड है ना, 1 साल का ही पीरियड है ना, तो दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकता है बाद में। बट अगर 10 साल का पीरियड है, 10 साल के लिए आपने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, तो ब्लॉक हो जाओगे ना, बराबर है। फिर आपको कम भाव में बेचना पड़ेगा, दिख रहा है ना, अदर मेच्योरिंग इन 5 ईयर्स। तो अगर उसमें मार्केट इंटरेस्ट रेट राइज हुआ तो आप स्टक हो जाओगे, यू विल गेट स्टक, बराबर है, फॉर 4 more years। तो दैट इज वाई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज फेस हायर इंटरेस्ट रेट रिस्क, हमेशा याद रखना, हायर इंटरेस्ट रेट रिस्क फेस करता है। तो यही पॉइंट है, यही समझा है इसमें। तो शॉर्ट टर्म में आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क कम है, लॉन्ग टर्म में ज्यादा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप मूव कर सकते हो, बट लॉन्ग